ये कहानी मीनू और अंजलि नाम की दो बहनों की है। मीनू अंजलि से उम्र में 1 साल की बड़ी थी। मीनू और अंजलि के पिता श्याम लाल अपने खेतों में स्ट्रॉबेरी की खेती किया करते थे, परंतु स्ट्रॉबेरी की खेती करके उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जितने में वो अपना परिवार अच्छे से चला सके। इसलिए घर में किसी न किसी चीज की कमी होती रहती थी। पहले तो अंजलि और मीनू के बीच में सब कुछ ठीक था। वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मीनू थोड़ी बड़ी होने लगी, उसने अपने नए दोस्त बनाने शुरू कर दिए। इसी बीच गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी रजनी से उसकी दोस्ती हो गई। वाह रजनी, तेरा कमरा कितना बड़ा है यार, तू इतने बड़े बेड पर अकेले सोती है क्या? हाँ, ये कमरा मेरा है और ये बेड भी मेरा है, तो मैं इस पर अकेले ही सोऊंगी ना। तू अपने घर में अकेले नहीं सोती है क्या? नहीं यार, हमारे घर में तो एक ही कमरा है और एक ही रसोई है, और हमारा बेड भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है जिस पर मैं और मेरी बहन सोते हैं। मेरे मम्मी पापा नीचे जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते हैं। क्या कहा तूने? तुम 4 लोग एक ही कमरे में सोते हो? ओह गॉड, तुम्हें नींद कैसे आती होगी? मैं तो अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। उससे पहले तक तो मीनू को आराम से नींद आ जाती थी, लेकिन उस दिन उसे अपनी बहन के साथ बेड पर चैन की नींद नहीं आ रही थी। वो अंजलि के बगल में लेटे लेटे खुद में सोचने लगी, मुझे इस बेड पर अकेले सोना है। मैं भी अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मुझे मेरे बगल में अंजलि नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर मीनू अंजलि को एक लात मार देती है। अंजलि को लात बहुत जोर से लगती है, जिस वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है। क्या है, तू रात में मुझे लात क्यों मार रही है? मुझे नींद में लात मारने की बीमारी है। कल तक तो तुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, फिर अचानक से क्या हो गया? ये बीमारी मुझे आज ही लगी है। ऐसा कहकर मीनू अंजलि को एक लात और मार देती है। चोट लगने के कारण अंजलि बेड से उठकर नीचे अपने मम्मी पापा के पास आकर सो जाती है। अंजलि को सबके साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन के बाद से अंजलि जमीन पर ही सोने लगी। अब पूरा बिस्तर सिर्फ मीनू का हो गया था। कुछ दिन बाद से मीनू अंजलि को बिस्तर पर चढ़ने भी नहीं देती थी। इस तरह बिस्तर कब्जा करके उसे बहुत मजा आ रहा था। इसी तरह मुझे सब कुछ मिल सकता है। मुझे ऐशो आराम की सारी चीज चाहिए। एक दिन मैं ये सब हासिल करके रहूंगी। रजनी के साथ मीनू की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई। रजनी बात बात पर मीनू से अपनी अमीरी का जिक्र किया करती थी। ये सारी बातें सुनकर और रजनी का घर और गाड़ियाँ देखकर मीनू लालची होती गई। श्यामलाल एक दिन अपनी दोनों बेटियों के लिए सुंदर सी फ्रॉक खरीद कर लाता है। मीनू, अंजलि, जल्दी मेरे पास आओ। अंजलि की माँ, तुम भी आओ। आज स्ट्रॉबेरी बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिले थे, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए फ्रॉक लेकर आया हूँ, और भाग्यवान मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी भी लेकर आया हूँ। पापा, आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं थी बेटी, जब जरूरत पड़ेगी तो ले आऊँगा। अंजलि को अपने पिता की चिंता थी, तो वहीं मीनू मुंह बनाते हुए कहती है, ये क्या पापा, आप कैसी बेकार सी सेल वाली फ्रॉक खरीद कर लाए हो? लाना ही था तो ब्रांडेड कपड़े लाते। मैं नहीं पहनती ऐसे चीप फ्रॉक। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है मीनू? पापा ने बहुत मेहनत करके हमारे लिए कपड़े खरीदे हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे खुश होना है तो तू हो जा खुश, क्योंकि तेरी सोच गरीबों वाली है, इसलिए तुझे ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे। तुझे पता भी है अमीर बनने के लिए ब्रांडेड कपड़े पहनने होते हैं। रजनी को नहीं देखा तूने? रजनी ने ही तुझे बिगाड़ रखा है। जब से उसकी संगति में गई है, बावली हो गई है। मीनू की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी श्यामलाल कहता है, बेटी, रजनी का पिता गलत काम करता है, इसलिए वो लोग इतने अमीर हैं। कोई भी काम करता हो, लेकिन अमीर तो है ना। अपने परिवार को कम से कम खुश तो रखना जानता है। आपकी तरह नहीं कि इतने दिनों से स्ट्रॉबेरी की खेती करके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। मीनू की ये बात श्यामलाल के दिल पर जाकर लगती है। उस दिन के बाद से श्यामलाल अपनी बेटी मीनू को कभी कुछ नहीं कहता था। इसलिए मीनू अपने हिसाब से अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगी। धीरे धीरे मीनू और अंजलि दोनों जवान हो गयीं, और मीनू ने शाहिद नाम का एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया। शाहिद रजनी का ही दोस्त था। रजनी ने ही शाहिद और मीनू की सेटिंग करवाई थी। इसी बीच अंजलि और मीनू की माँ का देहांत हो जाता है, और उनके पिता श्यामलाल की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी।
एक दिन अचानक से श्यामलाल के सीने में बड़ी जोर का दर्द होने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। सीने में बहुत जोर का दर्द हो रहा है बेटी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप रुकिए पापा, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके लाती हूँ। तभी अंजलि देखती है कि मीनू छोटे कपड़े पहनकर और पर्स टांग कर कहीं जा रही है। उसे देख अंजलि कहती है, मीनू तू कहाँ जा रही है? कम से कम आज तो कहीं मत जा। देख नहीं रही पापा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। नहीं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तू संभाल ले पापा को। ऐसा कहकर मीनू चली जाती है। तब श्यामलाल कहता है, अंजलि बेटी, एक तू ही तो मेरा भरोसा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे जाने के बाद स्ट्रॉबेरी के खेत का ख्याल रखना बेटी। ऐसा कहते कहते अंजलि के पिता का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, आप क्यों चले गए पापा? आपके बिना मेरा कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा पापा? उस दिन रात भर मीनू घर नहीं आई। अंजलि ने फोन करके उसे सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद उसने कहा, यहाँ पर बहुत भयंकर पार्टी चल रही है, मैं पार्टी को छोड़कर नहीं आ सकती। तू पापा को लेकर शमशान जाकर अंतिम संस्कार खुद ही कर ले। अंजलि ने अकेले ही अपने पिता का दाह संस्कार किया। उसी दिन शाम को मीनू एक लहंगा लेकर घर आती है और अंजलि से कहती है, अंजलि मैं शाहिद के साथ शादी कर रही हूँ। ये देख, उसने मुझे शादी में पहनने के लिए कितना सुंदर लहंगा दिया है। तुझे पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? मीनू, यहाँ पापा का देहांत हो गया है और तुझे शादी और लहंगे की पड़ी है। हाँ पड़ी है, और क्यों ना पड़े। माना पापा का देहांत हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी जिंदगी रुक जाएगी। हम तो अपने लिए कुछ न कुछ करेंगे ही। मैं कल ही शाहिद से शादी कर रही हूँ, तुझे आना होगा तो आ जाइयो। ऐसा कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसने बहुत ही महंगा लहंगा पहनकर शाहिद से शादी कर ली, लेकिन अंजलि उसकी शादी में नहीं गई। अपने पिता की अंतिम बातों को अहमियत देते हुए वो स्ट्रॉबेरी की खेती करना सीखने लगी और धीरे धीरे वो स्ट्रॉबेरी की खेती करने में माहिर हो गई। उसके पास कुछ पैसे भी आने लगे, लेकिन वो पैसे फिर से स्ट्रॉबेरी की खेती करने और 2 वक्त का खाना जुटाने में खत्म हो जाते थे। दूसरी तरफ एक दिन शाहिद, रजनी और मीनू घर में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी शाहिद मीनू से कहता है, मीनू, मैंने सुना है तुम्हारे पापा स्ट्रॉबेरी की खेती किया करते थे। इसका मतलब उनके पास जमीन भी होगी। मुझे वो जमीन चाहिए, मुझे गांव में फैक्ट्री बनानी है। लेकिन उस जमीन पर तो अंजलि स्ट्रॉबेरी की खेती करती है। लेकिन मीनू, उस जमीन में आधा हिस्सा तो तुम्हारा भी बनता है ना। लेकिन फिर भी हमें अंजलि से पूरी की पूरी जमीन लेनी होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अमीर बनने के लिए ये सब करना पड़ता है, अमीर यूं ही नहीं बन जाते। मीनू को तो अमीर बनने का भूत सवार था। वो अगले दिन ही अंजलि के पास जाकर जमीन की मांग करती है, जिसे सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे मेरी रोजी रोटी छीनने आई है, मैं तुझे अपने हिस्से का जमीन नहीं दूंगी। सोच ले, कुछ ही दिनों में बगल वाले मनोज से तेरी शादी होने वाली है। अगर तू जमीन देने के लिए मान जाएगी तो मैं तुझे तेरी शादी पर अपना लहंगा पहनने को दूंगी। तुझे पता है ना मेरा लहंगा कितना महंगा है। मुझे नहीं चाहिए तेरा लहंगा, मैं सस्ता लहंगा पहनकर ही शादी कर लूंगी। लेकिन तुझे अपनी जमीन कभी नहीं दूंगी, क्योंकि वो माँ और बाबा की आखिरी निशानी है। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। ऐसा कहकर मीनू वहाँ से चली जाती है। अंजलि की शादी उसके पड़ोस वाले मनोज नाम के लड़के से तय हुई थी। जब उसके पिता जिंदा थे तब उन्होंने ही ये शादी तय की थी। मनोज गरीब था पर बहुत अच्छा लड़का था। शादी में पहनने के लिए अंजलि को लहंगे की जरूरत तो सच में थी, लेकिन एक लहंगे के लिए वो अपने माता पिता की अंतिम निशानी को नहीं छोड़ सकती थी। अगले दिन अंजलि के घर पुलिस आ जाती है। मैडम, अब आप अपनी जमीन पर स्ट्रॉबेरी नहीं उगा सकती हैं। आपकी बहन ने आपके खिलाफ FIR करवाई है कि आपने उसका हिस्सा हड़प रखा है। लेकिन वो जमीन मेरी है सर। वो सब हमें नहीं पता। आपके ऊपर केस हुआ है तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ये सब मीनू, रजनी और शाहिद की चाल थी। उन लोगों को अच्छे से पता था कि पुलिस और केस का नाम सुनकर अंजलि डर जाएगी, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अंजलि बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने सारी बात अपने होने वाले पति पंकज को बताई। तुम इतनी टेंशन मत लो अंजलि, पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों मिलकर जमीन के लिए तुम्हारी बहन से लड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं,
इसलिए माँ ने अपनी जमा पूंजी में से तुम्हें 10,000 रुपए देने को कहा है। इन पैसों से शादी की तैयारियां कर लेना। 10,000 देकर पंकज वहाँ से चला जाता है। पंकज के जाने के बाद अंजलि खुद में ही सोचने लगती है, शादी के लिए तो बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा और फिर ससुराल खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। इतने पैसे में तो लहंगा भी नहीं आएगा, क्या करूं? अंजलि उदास होकर लेट जाती है। लेटे लेटे अचानक से अंजलि की आंख लग जाती है। उसके सपने में उसके स्वर्गवासी पिता आकर कहते हैं, बेटी तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? मर के भी तेरा पिता तेरे साथ है। अपने खेत के स्ट्रॉबेरी से बना हुआ मैं तुझे एक जादुई स्ट्रॉबेरी लहंगा दे रहा हूँ। इस लहंगे से तू कुछ भी मांग सकती है। ऐसा कहकर उसके पिता स्ट्रॉबेरी से बना हुआ एक लहंगा प्रकट करते हैं और तभी अंजलि की आंख खुल जाती है। जब वो अपने सामने सच में स्ट्रॉबेरी से बना हुआ लहंगा देखती है तो बहुत खुश होती है और वही लहंगा पहनकर अगले दिन शादी करती है। उस लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसलिए मनोज उसकी फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है। कुछ ही घंटे में अंजलि की फोटो और उसका स्ट्रॉबेरी वाला लहंगा वायरल हो जाता है। मनोज को बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। भाई साहब, आपकी वाइफ ने जो लहंगा पहना है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे वो लहंगा दे सकते हैं क्या? मैं आपको उस लहंगे की मुंह मांगी कीमत दूंगी, या फिर उसके जैसा दूसरा लहंगा दे दीजिए, या तो आपने वो लहंगा कहाँ से बनवाया है ये बता दीजिए। मनोज सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी अंजलि कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जी। पापा ने कहा था वो स्ट्रॉबेरी वाले लहंगे से हम कुछ भी मांग सकते हैं, तो क्यों ना हम इसके जैसे ढेर सारे लहंगे बनाकर बेचना शुरू कर दें। फिर अंजलि ऐसा ही करती है। अपने जादुई स्ट्रॉबेरी लहंगे से ढेर सारा स्ट्रॉबेरी लहंगा मांगती है और उन्हें अच्छे दामों में बेच देती है। कुछ ही दिनों में अंजलि बहुत पैसे वाली हो जाती है और एक अच्छा वकील हायर करके अपनी जमीन के लिए केस लड़ती है और वो केस जीत भी जाती है। इस तरह वो अपने माता और पिता की आखिरी निशानी बचाने में सक्षम रहती है और दूसरी तरफ मीनू और उसका पति हाथ मलते ही रह जाते हैं। कुंजपुर गांव में दो बहनें तारा और सितारा अपने माता पिता के साथ रहती थी। तारा बहुत ही गोरी चिट्टी थी तो वहीं सितारा थोड़ी रंग से सांवली थी, परंतु दोनों बहनों में बहुत ही प्रेम था। वो दोनों बहनें साथ खेलती, साथ पढ़ती और साथ में शैतानियां भी किया करती थी। अगर कभी दोनों में से कोई बहन बीमार पड़ जाए तो एक का बुरा हाल हो जाता था। वो सारा दिन अपनी बहन की देखभाल में ही निकाल दिया करती थी। ना वो चैन से खाना खाती, ना वो चैन से सोती, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। एक दिन तारा सितारा से कहती है, सितारा, बहुत दिन हो गए ना हमें बाहर घूमे, चलो बाबा के खेत पर घूमने चलते हैं। ठीक है तारा। इस बार तारा और सितारा के पिता गजोधर की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी, इसलिए वो इस बार बहुत खुश था। वो अपनी दोनों बेटियों के लिए सुनार से चांदी का एक जैसा ही लॉकेट बनवाया था, जिसमें दोनों बहनों की फोटो थी। गजोधर ने जब अपनी बेटियों को वो लॉकेट दिया तो दोनों बहनें बहुत खुश हो गयी। तारा, ये लॉकेट कितना खूबसूरत है ना, देख इसमें हम दोनों की फोटो भी लगी है। हाँ सितारा, मुझे भी ये लॉकेट बहुत अच्छा लगा और हम दोनों ये लॉकेट कभी नहीं उतारेंगे। अगर कभी हम गलती से बिछड़ जाते हैं तो इस लॉकेट की सहायता से हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे। तारा, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? हम क्यों बिछड़ेंगे? मुझे तो हमेशा तेरे साथ ही रहना है, तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। दोनों पति पत्नी जब दोनों बहनों के बीच में इतना प्यार देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती है। इन दोनों बहनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे, ये दोनों हमेशा इसी तरह साथ साथ रहें। लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनके गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। गजोधर का परिवार भी बाढ़ के पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर जा रहा था। सितारा, तू मेरा हाथ कसकर पकड़ कर रख, पानी का बहाव बहुत तेज है। हाँ तारा, और तू भी मेरा हाथ जोर से थामे रख। वो दोनों धीरे धीरे बाढ़ के पानी से बचते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक से पानी की बहुत तेज लहरें आती है और इस बीच दोनों बहनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है। तारा पानी के तेज बहाव के साथ बहती चली जा रही थी। उसने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पैर मारा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वो पानी के बहाव के साथ बहुत आगे निकल चुकी थी। उधर बाढ़ का पानी जब थमा तो सितारा का जीवन बिल्कुल बदल चुका था।
उसके पिता गजोधर की मौत हो चुकी थी और उसकी माँ कौशल्या तो जिंदा थी, लेकिन वो सदमे में थी। वो तो सितारों को पहचान भी नहीं पा रही थी। माँ मैं हूँ सितारा, तेरी बेटी। लेकिन कौशल्या उसे नहीं पहचान पाई। सितारा बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी बहन को बहुत ढूंढती है, परंतु तारा उसे नहीं मिलती। उधर तारा बहते हुए पानी के साथ एक नदी में चली गई। वहाँ कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछुआरों के जाल में तारा फंस गई। मछुआरों ने जब जाल खींचा तो उसमें एक लड़की को देखा तो वो चौंक गए। भाई, ये लड़की हमारे जाल में कहाँ से आ गई? हमें ठाकुर जी को इस लड़की के मिलने की खबर देनी होगी। राम मनोहर ठाकुर मछलियों के बहुत बड़े कारोबारी थे। वो मछलियों को देश के हर एक कोने में सप्लाई करते थे। सारे मछुआरे उन्हीं के अंदर काम करते थे। मछुआरों ने उस लड़की को ठाकुर जी को सौंप दिया। अरे, ये बच्ची कहाँ मिली तुम लोगों को? फिर मछुआरों ने ठाकुर जी को सारी बात बताई। ठाकुर जी ने उस बच्ची के दिल की धड़कन को कान लगाकर सुना तो उसकी दिल की धड़कन चल रही थी। ये लड़की अभी जिंदा है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सामू, गाड़ी निकालो। वो तुरंत ही उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और कहा, देखिए, बच्ची की हालत अभी सीरियस है, हमें इसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, आप बस इसे ठीक कर दो। ठाकुर जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक औलाद की। उसकी पत्नी कामिनी और उसकी शादी को 15 साल बीत गए थे, परंतु उनकी अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। वो लोग तारा को भगवान का आशीर्वाद समझ रहे थे। कामिनी, देखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान इस बच्ची को हमारे लिए ही भेजा है, और देखना, इस बच्ची को कुछ नहीं होगा। ये बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक हफ्ते बाद तारा को होश आ गया, लेकिन तारा की याददाश्त चली गई थी। वो पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं था। कामिनी ने उस बच्ची को नाम दिया पायल और उस बच्ची को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। तारा अब नए नाम से बड़ी होने लगी। तारा के पास दुनिया की सारी खुशियाँ थी। धन दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो ऐशो आराम से पलने लगी। बेशक तारा पुरानी बातें भूल चुकी थी, परंतु उसको हमेशा अजीबोगरीब एक सपना आया करता था, जिसमें वो देखती थी कि वो डूब रही है और कोई तारा तारा चिल्ला रहा है। ऐसे ही एक दिन तारा यही सपना देखती है और एकदम से चिल्लाकर उठ जाती है। तारा की चीख सुनकर कामिनी और राम मनोहर उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुमने फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ माँ, मैंने फिर से वही सपना देखा और सपने में कोई तारा तारा पुकार रहा था। पर ये तारा है कौन? मेरा नाम तो पायल है ना? आखिर क्यों मुझे ऐसे सपने आते हैं? कोई बात नहीं बेटा, चल मैं तेरे पास हो जाती हूँ। उधर सितारा की माँ की हालत वैसी ही थी। उसका दिमागी संतुलन अब तक ठीक नहीं हुआ था। गांव के कुछ लोग सितारा को सलाह देते हैं कि वो उसका इलाज शहर जाकर कराए। इसलिए सितारा अपनी माँ को लेकर शहर आ जाती है और वहाँ अपनी माँ का इलाज कराती है। देखिए, आपकी माँ को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। वैसे वो ठीक तो हो जाएंगी, पर उनके इलाज के लिए 50,000 रुपए लगेंगे। आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करिए, फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं। सितारा शहर में ही किराए का मकान लेकर रहने लगी और काम की तलाश करने लगी। संयोग से उसे कामिनी के घर में ही नौकरानी का काम मिल गया। लेकिन तारा सितारा के काले रंग की वजह से उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तारा अब पहले वाली तारा नहीं रह गई थी। पैसों ने उसे बहुत घमंडी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन सितारा उसके घर काम करने आती है। तभी तारा कहती है, ओ कल्लू माई, जरा इधर तो आ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैर दबा दे। ठीक है। तारा बेफिजूल में सितारा से घर का सारा काम करवाती और जानबूझकर अपने पैर हाथ सर दबवाती। एक दिन तारा के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं। उसके सामने तारा सितारा का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अच्छा सितारा, एक बात तो बता, तू बचपन में सारा दिन धूप में खेलती थी क्या अपने गवार दोस्तों के साथ? आखिर तू इतनी काली कैसे हो गई?
ये कहकर तारा और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह से अपना अपमान होते देख सितारा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ से काम भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि नए शहर में फिर से नई नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसलिए वो अपमान का घूंट पीकर उनके यहाँ काम करती है। एक दिन की बात है, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, तो ठाकुर जी की पत्नी कामिनी ने सितारा को घर पर ही रुकने के लिए कह दिया। सुनो सितारा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम इतनी बारिश में घर कैसे जाओगी? और रात भी काफी ज्यादा हो गई है, तो एक काम करो, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है मालकिन। तारा को जब ये बात पता चला कि सितारा आज रात यहीं रुकी है, तो वो सितारा को अपने कमरे में बुलाकर बोली, ए गुलाब जामुन, मुझे तेरा ये काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने सुना है कि बारिश के पानी से नहाओ तो शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, और वैसे भी तेरे शरीर में बहुत गंदगी है, इसलिए आज अच्छा मौका है, बाहर जा और बारिश में खड़ी हो जा। ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मौसम भी ठंडा है। इस तरह से मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और मेरा रंग नेचुरली काला है, वो नहीं जाएगा। ए लड़की, मेरे सामने ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना बोला है उतना कर, वरना कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सितारा चुपचाप बारिश में जाकर खड़ी हो जाती है। उसे इस तरह भीगते हुए देखकर तारा को बड़ा मजा आ रहा था। अचानक से बहुत तेज हवा चली और तारा के गले का लॉकेट निकलकर नीचे गिर गया। तभी तारा की नजर उस लॉकेट पर चली गई। उस लॉकेट को देख सितारा चौंक गई। अरे, ये तो वही लॉकेट है जो बाबा ने हम दोनों को दिया था, लेकिन ये लॉकेट मेम साहब के पास कहाँ से आई? अगली सुबह सितारा ठाकुर जी को सारी बात बताती है। सितारा की बात सुनकर ठाकुर जी भी सितारों को सारी बात बताते हैं कि किस तरह वो नदी किनारे मछुआरे को मिली थी। ये सारा सच जानकर सितारा बहुत खुश हुई कि उसकी बहन तारा अभी जिंदा है। उसकी याद में ना जाने सितारा ने कितने दिन रो रो कर गुजारे थे, लेकिन सितारा ये बात चाहकर भी तारा को नहीं बता सकती थी, क्योंकि तारा की याददाश्त बिल्कुल ही जा चुकी थी। अगर वो ये बात तारा को बताती तो तारा उल्टा सितारा को ही खूब खरी खोटी सुना देती। हालांकि सितारा ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उनकी तबीयत में तेजी से सुधार होने लगा। क्या मेरी बेटी जिंदा है? हाँ माँ, तारा जिंदा है और मैं उन्हीं के घर में काम करती हूँ। वो बहुत ही ठाट बाट से रहती है और बहुत खुश है। क्या बेटी, तो मुझे उसके पास ले चल। माँ, पर उससे मिलकर कोई फायदा नहीं है। उसकी सारी याददाश्त जा चुकी है, वो हमें नहीं पहचान पाएगी। ऐसे ही एक दिन तारा सितारा से कहती है, ए गुलाब जामुन, चल आज मैं तुझे अपने साथ घुमाने लेकर चलती हूँ। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और वो अपनी पार्टी बहुत ही बड़े क्लब में दे रही है। आखिर तूने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी पार्टी तो देखी नहीं होगी। आज देख लियो, शाम को तैयार रहियो। तारा सितारा का मजाक बनाने के उद्देश्य से उसे अपने साथ क्लब में ले जाती है। वहाँ पहुँचकर तारा के दोस्त कहते हैं, अरे यार तारा, ये तो किसे अपने साथ लेकर आई है और इसे एंट्री कैसे मिल गई? अरे यार, मैं तो इसे अपना काला टीका बना कर लाई हूँ। आखिर मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ, ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। सितारा को बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तभी क्लब में आए कुछ लफंगे लड़के नशे में धुत तारा को छेड़ने लगे। आय हाय चिकनी चमेली, क्या फिगर है, क्या कमर है। भगवान ने तुम्हें बड़े ही फुर्सत से बनाया है। बिल्कुल मैडम, आप जैसी लड़की तो मैंने आज तक देखी नहीं। बिल्कुल बवाल हो आप। इतना कहकर वो लड़के तारा को छेड़ने लगे और उसके करीब आने की कोशिश करने लगे। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो मुझसे। अरे दूर कैसे हट जाएं और कैसे आपको छोड़ दें? इतने अच्छे माल को भला कोई छोड़ता है क्या? देखो, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर वो लड़के जेब से चाकू भी निकाल लिए। ये देखकर तारा के सारे दोस्त डरकर क्लब छोड़कर भाग गए। लेकिन सितारा को अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन लड़कों से भिड़ गई। अकेली लड़की को उन गुंडों के साथ लड़ता देख क्लब के बाकी लड़के उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। हाथापाई में सितारा के गले का लॉकेट नीचे गिर गया, जिस पर तारा की नजर चली गई। उसने उस लॉकेट को हाथ में उठाया और उसे देखने लगी। उस लॉकेट को देखकर तारा को पिछले सारी बातें याद आ गई। उसने फटाफट पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर क्लब पहुंचकर उन बदमाश लड़कों को पकड़कर ले गई।
सितारा, मेरी बहन, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरी बहन सितारा, मुझे माफ कर दो। अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तारा, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहन मुझे मिल गई। माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ सितारा, मुझे माँ और पिताजी के पास ले चलो। फिर सितारा तारा को सारी बात बताती है कि उस बीच कैसे उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये सुनकर तारा को बहुत दुख हुआ। फिर सितारा तारा को माँ से मिलवाने ले जाती है। तारा को देखकर उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब ठाकुर जी और कामिनी को पता चलता है कि तारा की याददाश्त वापस आ चुकी है, तो उनको तारा को खोने का बहुत दुख होता है। इस बीच ठाकुर जी ये फैसला लेते हैं कि अब से तारा, सितारा और उसकी माँ इसी घर में एक साथ रहेंगे। उस दिन से फिर सभी एक साथ खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। मानसी और अवनी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। साथ पढ़ना, घूमना, शॉपिंग करना, यहाँ तक कि दोनों एक जैसे कपड़े भी पहना करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई बर्गर खा रही होती है। तभी मानसी बोलती है, यार तुझे पता है, मम्मी मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रही है। अच्छा जी, यार एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल ना। यार देख, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर यार मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आई लव यू मानसी। क्या? हाँ मानसी। अवनी यार, ये सब तो क्या बोल रही है? ये सब कब, कैसे? अरे यार तू तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या यार, कैसे मजाक करती है तू? ऐसी ही दोनों सहेलियां हंसी मजाक करती है और शाम को अपने अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मानसी के लिए अनमोल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आता है। 7 फेरे पूरे होने पर वर वधू शादी के पवित्र बंधन में बन जाते हैं। मानसी और अनमोल को स्टेज पर बिठाया जाता है, जिसके बाद हाथों में तोहफे लिए अवनी उन दोनों के पास जाती है और बोलती है, तो मेरी प्यारी सहेली मानसी और उसके पति अनमोल को मेरे यानी मानसी की परम मित्र अवनी के तरफ से आपके नव विवाहित जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नंबर की पगली ही रहना तुम हमेशा। अनमोल जी, ये मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सब कुछ है। थैंक यू अवनी, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। चलो अब फाइनली मैं फ्री हूँ, मेरी सिरदर्दी खत्म हुई, अब आप ही संभालो इसे। अच्छा, तो मैं तेरी सरदर्दी हूँ? बहुत अच्छे। और नहीं तो क्या, अब मैं मजे से अपनी लाइफ एंजॉय करूँगी। ठीक है, कर लियो। वैसे भी मैं जा रही हूँ विदा होकर। कमीनी, तू ही रोएगी सबसे ज्यादा। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मानसी की विदाई हो जाती है और मानसी एक अच्छी बहू की तरह सारे ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है। साथ ही अनमोल भी उसे बहुत प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन देर रात को अनमोल ऑफिस से घर आ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे अवनी मिल जाती है। अवनी को देखती ही अनमोल कार लेकर उसके पास जाता है और उसके सामने कार रोककर बोलता है, हेलो अवनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अनमोल तुम? कुछ नहीं, मेरी कार खराब हो गई थी तो टैक्सी का वेट कर रही थी। अरे आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अरे इसमें परेशानी कैसी? आओ, तुम सोचो मत ज्यादा, बैठ जाओ। अनमोल के बार बार कहने पर अवनी कार में बैठ जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अवनी बोलती है, और बताइए अनमोल, मानसी कैसी है? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, आप बताइए। जी सब बढ़िया। और बॉयफ्रेंड है आपका? अरे नहीं नहीं, मैं सिंगल हूँ, आप बन जाओ। ओह माय गुडनेस, इतनी अच्छी लड़की ऑफर दे रही है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। ओह रियली? फिर आपको बता दूं कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से हाँ कर देना। जी मैं तो हाँ कहता हूँ। कंप्यूटर जी, अनमोल जी के आंसर को लॉक कर दिया जाए। मुबारक हो, आप जीते हैं अवनी की दोस्ती।
जिसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। कुछ देर बाद अनमोल अवनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और अवनी अनमोल के बीच की बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन अनमोल कॉल करके अवनी को एक क्लब में बुलाता है। कुछ देर बाद अवनी एक हॉट सी ड्रेस पहनकर क्लब में जाती है। अनमोल उसे देखकर बस देखता रह जाता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं, फिर डांस करने के लिए फ्लोर पर जाते हैं। तभी डांस करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और अनमोल प्यार से अवनी के बालों को सहलाने लगता है। तभी वो उसे बोलती है, क्या बात है, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे आपके। इरादे तो ठीक ही थे, बस जब से तुमसे मिला हूँ तब से बिगड़ गए हैं। अच्छा सच? ऐसा क्या देख लिया आपने? ये कजरारी आँखें, ये ग्लॉसी लिप्स, ये नागिन जैसी जुल्फें, कोई पागल ही होगा जो इस रूप का दीवाना नहीं होगा। वैसे पसंद तो आप मुझे भी हो। ये दिल मुझे मेरी सहेली की सौतन बनने पर मजबूर कर रहा है। तो बन जाओ ना। आई लव यू अवनी। आई लव यू टू अनमोल। जिसके बाद दोनों क्लब में बने रूम में जाते हैं और एक साथ प्यार भरे लम्हों को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन मानसी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद वो ये खुशखबरी अनमोल और अवनी को देती है। फिर एक दिन हाथों में बैग लिए अवनी मानसी के घर आती है और डोरबेल बजाती है। जिसके बाद मानसी दरवाजा खोलती है और बोलती है, ओए तू? हाँ मैं पगलू। पर ये तो बता, तू एकदम से कैसे आई? यार तू अकेली है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी, तो मैंने सोचा मैं तेरी हेल्प के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी तो बेबी की मौसी हूँ। यार तू सच में मेरी पक्की सहेली है, वरना आजकल की सहेलियाँ दोस्त कम सौतन ज्यादा है, पर तू सबसे अलग है। ऐसे ही दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करने लगती है। शाम को जब अनमोल ऑफिस से घर वापस आता है तो अवनी को घर में देखकर हैरान हो जाता है। तभी मानसी उसे सारी बात बताती है और अनमोल मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, मजा आ गया। अब तो घर के अंदर ही दाल रोटी और क्लब है। मौज ही मौज है बेटे मेरी तो। ऐसे ही वक्त बीतता है। अनमोल और अवनी अपने नाजायज रिश्ते में तरक्की करते जाते हैं। जहाँ एक तरफ अवनी मानसी के मुंह पर सहेली होने का ढोंग करती, तो वहीं उसके पीछे उसकी सौतन बनकर अनमोल के साथ अय्याशियां करती। मानसी की प्रेगनेंसी को 6 महीने पूरे हो जाते हैं। तो वहीं एक दिन अवनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अनमोल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अवनी भी प्रेग्नेंट है। अवनी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है, पर अनमोल ये सब सुनकर जरा भी खुश नहीं होता। दोनों क्लिनिक से निकलकर एक कैफे में जाते हैं, जहां अवनी उससे बोलती है, अनमोल क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? हमारा बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। पागल वागल हो गई हो क्या? किस बात की खुशी दिखा रही हो? अरे मेरा एक बच्चा आ रहा है जो मानसी के पेट में है। मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। कभी नहीं, मैं ये सब कभी नहीं करूँगी। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, मैं इसे कभी नहीं मारूंगी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और अब अवनी अनमोल के बनाए हुए नाजायज रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है। फिर एक रात अनमोल अवनी को फोन करता है और उसे जंगल में मिलने बुलाता है और उसे कहता है, ओह मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। तुम तो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो और मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। पर आज मैं एक बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जिसके बाद किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर जैसे ही अनमोल अवनी पर वार करने वाला होता है, तभी उसके पीछे से मानसी उसके सिर पर डंडा मार देती है। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अनमोल की वहीं मौत हो जाती है। दरअसल जब अनमोल ने अवनी को जंगल में मिलने बुलाया था, उस समय अवनी मानसी को सारी बात बताकर उसे माफी मांग रही थी
अवनी इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, जिस वजह से उसने फैसला लिया कि वो मानसी को सब कुछ बता देगी, और उसने ऐसा ही किया। अपने पति अनमोल की सच्चाई जानकर मानसी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि अपने आने वाले बच्चे पर अपने पति की छाया तक नहीं पड़ने देगी। इसलिए जब अनमोल ने अवनी को मारने की कोशिश की तो मजबूरन मानसी ने उसे पीछे से डंडा मार दिया। कुछ समय बाद मानसी की डिलीवरी हुई और उसे एक बेटा पैदा हुआ। उसके कुछ महीनों बाद अवनी को भी एक बेटी पैदा हुई। दोनों एक साथ बहनों की तरह फिर से रहने लगी। मानसी और अवनी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रही थी और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।